Hello everyone. Now we are going to discuss एनालिटिक फंक्शन. आज हम एनालिटिक फंक्शन को डिस्कस करेंगे कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है. ठीक है, तो देखिए ये तो आपको पता ही है कि एफ जेड जो होता है हमारा वो फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है, जिसमें z जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है. इसलिए हम इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, बिकॉज ये जो फंक्शन है ये एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फंक्शन है. ठीक है, तो अब ये जो फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है ये एनालिटिक फंक्शन कब बोला जाता है उसे हम देख लेते हैं. तो एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, मतलब ये फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कब एनालिटिक होगा. तो देखिए जैसा कि यहाँ पर डेफिनेशन एनालिटिक फंक्शन की मैंने दी है, अ फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक एट अ पॉइंट जेड इक्वल टू जेड नॉट if it is differentiable not only z equal to z naught but every point of neighborhood of z naught. ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब ये है कि ये जो एफ जेड है इसे आपको देखना है कि ये z इक्वल टू z नोट एक पॉइंट है कि ये यहाँ पर एनालिटिक फंक्शन है कि नहीं है. तो आपको क्या चेक करना है कि ये जो एफ जेड फंक्शन है ये z इक्वल टू जेड नोट पर तो डिफरेंशिएबल होना ही चाहिए, बल्कि इस z इक्वल टू जेड नोट के जितने भी नेबरहुड में पॉइंट हैं उन सभी पर ये कैसा होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए. कहने का मतलब कि एफ जेड केवल z इक्वल टू जेड नोट पर डिफरेंशिएबल होने से काम नहीं चलेगा, बल्कि z इक्वल टू जेड नोट के नेबरहुड में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पे कैसा होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए. ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एफ जेड किसी पॉइंट z इक्वल टू जेड नोट पर डिफरेंशिएबल है और उसके साथ साथ इस z इक्वल टू जेड नोट के जितने भी नेबरहुड में पॉइंट हैं, ठीक है, तो उन सभी पे ये कैसा है, डिफरेंशिएबल है. तो कहने का मतलब आप बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है एफ जेड ये किस पर, z इक्वल टू जेड नॉट पर एनालिटिक फंक्शन है. ठीक है, तो एनालिटिक फंक्शन की ये तो थी एक डेफिनेशन. अब इसी तरह से हम एनालिटिक फंक्शन की एक और डेफिनेशन दे सकते हैं. तो आप बोल सकते हो अ फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक in a domain D if it is differentiable at all points in D. ठीक है, तो कहने का मतलब अगर ये एफ जेड है आपका फंक्शन और ये इसकी डोमेन है, ठीक है, तो इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं अगर ये सभी पॉइंट्स पर कैसा है, डिफरेंशिएबल है, तो आप ये बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन होगा आपका ये एनालिटिक फंक्शन होगा कि अपनी डोमेन में जितने भी पॉइंट्स हैं उसके सभी पॉइंट्स पर वो कैसा है, डिफरेंशिएबल है. तो इसलिए ये फंक्शन एनालिटिक फंक्शन हो जाएगा. तो ये थी डेफिनेशन एनालिटिक फंक्शन की. अब एनालिटिक फंक्शन को हम कुछ और नेम भी दे सकते हैं. ठीक है, तो एनालिटिक फंक्शन को हम किन और नेम से जानते हैं, तो एनालिटिक फंक्शन को आप होलोमॉर्फिक फंक्शन या फिर क्या बोल सकते हैं, रेगुलर फंक्शन, या फिर आप बोल सकते हैं मोनोजेनिक फंक्शन. ठीक, एक तो एनालिटिक फंक्शन, उसके 3 नेम्स मैंने आपको और बताए कि होलोमॉर्फिक फंक्शन भी बोल सकते हैं इसे आप, रेगुलर फंक्शन भी बोल सकते हैं और मोनोजेनिक फंक्शन भी बोल सकते हैं. ठीक है, अच्छा एक बात आपको और याद रखनी है यहाँ पर, अगर फंक्शन जो है किसी पॉइंट पर जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है तो उस पॉइंट को बोलते हैं हम सिंगुलर पॉइंट. अगर सपोज एफ जेड है और वो किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है तो कहने का मतलब वो पॉइंट बोला जाएगा आपका सिंगुलर पॉइंट. ठीक है, तो अगर आपको सिंगुलर पॉइंट की डेफिनेशन आती है तो आप बोल सकते हैं
अ पॉइंट एट विच द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, जिस पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है फंक्शन, उस पॉइंट को बोलेंगे हम सिंगुलर पॉइंट। तो ये था एनालिटिक फंक्शन। अब एंटायर फंक्शन की बात कर लेते हैं। अब देखिए एंटायर फंक्शन क्या होता है हमारा, एंटायर फंक्शन को देखेंगे। सो एंटायर फंक्शन की डेफिनेशन आप देख सकते हैं, अ फंक्शन विच इज एनालिटिक everywhere is known as entire function। ठीक है, तो एंटायर फंक्शन क्या होता है? एंटायर फंक्शन वो फंक्शन होता है जो सभी जगह कैसा होता है, एनालिटिक फंक्शन होता है। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन सभी जगह कैसा है, एनालिटिक है, तो इसका मतलब उस फंक्शन को आप एंटायर फंक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स क्या दे सकते हैं आप, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे और रैशनल फंक्शंस होते हैं वो एंटायर फंक्शन होते हैं। तो पॉलिनोमियल एंड रैशनल फंक्शंस आर एग्जांपल्स ऑफ एंटायर फंक्शन। ठीक है, तो देखिए आपने एनालिटिक फंक्शन देखा और एंटायर फंक्शन देखा। ठीक है, तो एनालिटिक फंक्शन तो वो फंक्शन था जो डिफरेंशिएबल होता है अपनी डोमेन में सभी पॉइंट्स पर, और एंटायर फंक्शन क्या होता है कि जो एनालिटिक होता है सभी जगह, उस फंक्शन को बोलते हैं आप एंटायर फंक्शन। अब यहाँ से आपको एक बात याद रखनी है कि जो भी एंटायर फंक्शन होगा वो एनालिटिक फंक्शन होगा, बट इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं होगा कि सभी एनालिटिक फंक्शन जो है वो एंटायर फंक्शन नहीं होंगे। तो ये बात आप नोट कर सकते हैं, ऑल एंटायर फंक्शंस आर एनालिटिक फंक्शंस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो जितने भी एंटायर फंक्शन होंगे वो सभी कैसे होंगे, एनालिटिक फंक्शन होंगे, लेकिन जो एनालिटिक फंक्शन होंगे वो जरूरी नहीं है कि वो एंटायर फंक्शन भी हों। ठीक है, अब इसके बाद कुछ और पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि जो आपके एंटायर फंक्शन होंगे वो डिफरेंशिएबल भी होंगे, कॉन्टिन्यूअस भी होंगे और एनालिटिक भी होंगे सभी जगह। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं ये बात भी आपको याद रखनी है, ऑल एंटायर फंक्शंस आर continuous, differentiable and analytic, but converse is not true। ठीक है भाई, तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी एंटायर फंक्शन आपके पास होंगे वो कॉन्टिन्यूअस भी होंगे, डिफरेंशिएबल भी होंगे और एनालिटिक भी होंगे, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। कहने का मतलब ये नहीं है कि सभी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जो है वो एंटायर फंक्शन होंगे, या सभी डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है वो क्या होंगे, एंटायर फंक्शन होंगे, या सभी एनालिटिक फंक्शन जो होंगे वो एंटायर फंक्शन होंगे, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये एक बात थी। अब एक बात आपको और याद रखनी है, ऑल एनालिटिक functions are differentiable
डिफरेंशिएबल भी होंगे वो और कॉन्टिन्यूअस होंगे, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, कहने का मतलब जो एनालिटिक फंक्शंस होते हैं वो सभी डिफरेंशिएबल भी होते हैं और कॉन्टिन्यूअस भी होते हैं, लेकिन उसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं होगा। मतलब ये नहीं है कि जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन हैं वो एनालिटिक फंक्शन हो, या फिर जितने भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हैं वो एनालिटिक फंक्शन हों। ठीक है, और एक बात और आपको याद रखनी है, तो 12th क्लास में भी आपने स्टडी की थी, ऑल डिफरेंशिएबल functions are continuous but converse is not true। ठीक है, तो देखिए अब इस पॉइंट्स को समझिए कि जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होंगे वो सारे कैसे होंगे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होंगे, लेकिन सारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हों इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये आप नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो ये था एनालिटिक फंक्शन और एंटायर फंक्शंस की डेफिनेशंस और उनका कंसेप्ट। अब देखिए हम किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए, मतलब फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए, यानी एफ जेड के लिए एनालिटिक होने के लिए एफ जेड के हम नेसेसरी कंडीशंस को और सफिशिएंट कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो हम देखेंगे कि एफ जेड के एनालिटिक होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है और सफिशिएंट कंडीशंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नेसेसरी कंडीशंस की बात करेंगे कि कोई फंक्शन अगर एनालिटिक होगा तो उसकी नेसेसरी कंडीशन क्या होगी। तो देखिए नेसेसरी कंडीशंस क्या होती हैं किसी फंक्शन एफ जेड के एनालिटिक होने के लिए। ठीक है, द नेसेसरी कंडीशंस फॉर एफ जेड टू बी एनालिटिक, या फिर हमने बोल सकते हैं कोशी रायमन इक्वेशंस, और शॉर्ट में हम बोल सकते हैं सी आर इक्वेशंस। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि सी आर इक्वेशंस जो होंगी वो नेसेसरी कंडीशंस होंगी एफ जेड के लिए। ठीक है, कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो वो सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा ही, ये नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है, तो देखिए सी आर इक्वेशंस को हमें प्रूफ करना है यहाँ पर, मतलब नेसेसरी कंडीशंस जो होती हैं एफ जेड के लिए वो क्या होती है, सी आर इक्वेशंस होती हैं, उन्हें हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर द नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ जेड टू बी एनालिटिक in a region are first condition है del u upon del x equal to del v upon del y, and second del u upon del y equal to minus del v upon del x। ठीक है, अब देखिए एफ जेड जो है आपका ये एक फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। ठीक है, तो जब फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होगा तो इसमें भी रियल पार्ट होगी और इमेजिनरी पार्ट होगा। तो इस फंक्शन को हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट में लिया है, तो u क्या है इस फंक्शन का, रियल पार्ट है, और v क्या है इसका, इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो अब अगर कोई फंक्शन है आपके पास एफ जेड और उसका हम रियल पार्ट अगर u बोलें और इमेजिनरी पार्ट v बोलें, तो अगर उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब इन दोनों इक्वेशंस को बोलते हैं हम सी आर इक्वेशन, तो अगर वो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं और एफ जेड क्या है आपका, एनालिटिक, तो अगर एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है तो u और v
जो है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट फंक्शन के, वो इन दोनों इक्वेशंस को डेफिनेटली सेटिस्फाई करेंगे। मतलब ये नेसेसरी कंडीशन है फंक्शन की एनालिटिक होने की। मतलब अगर कोई फंक्शन एफ जेड यू प्लस आयोटा बी जो है वो एनालिटिक है तो ये 100% होगा कि ये दोनों इक्वेशंस u और v सेटिस्फाई करेंगे। मतलब फंक्शन का रियल और इमेजिनरी पार्ट इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। ये 100% गारंटी है इस बात की। ठीक है, तो देखिए अब हमें ये लेकर चलना है कि हमारा जो फंक्शन है एफ जेड वो एक एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है, और हम उस एनालिटिक फंक्शन के लिए ये दोनों इक्वेशंस को प्रूफ करेंगे। मतलब क्योंकि ये नेसेसरी कंडीशन है कि अगर फंक्शन एनालिटिक होगा तो ये कंडीशन तो 100% सेटिस्फाई होंगी ही। ठीक है, तो देखिए अब इनका हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को बोलते हैं हम सी आर इक्वेशंस, और इन्हें किस टाइप से लिख सकते हैं, यू एक्स इक्वल टू वी वाई, एंड इसे लिख सकते हैं यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स। तो ये क्या होती हैं, ये सी आर इक्वेशंस होती हैं। इनका अब हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम एक फंक्शन ले लेते हैं, लेट एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी बी एन एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, ये एनालिटिक फंक्शन है वेयर u and v are the functions of x and y। तो u और v किसके फंक्शन होंगे, x और y के फंक्शन होंगे, बिकॉज z जो होता है आपका x प्लस आयोटा y होगा। तो जब आप इसमें x प्लस आयोटा y पुट करेंगे तो ये जो फंक्शन आएगा ये x और y की टर्म्स में आएगा। तो यहाँ पर u और v जो होंगे वो भी किसके फंक्शन होंगे, x और y के फंक्शन होंगे। ठीक है, तो देखिए हम लिख सकते हैं इसमें एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, या फिर आप इसे एस यू प्लस आयोटा वी, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई। इससे क्लियर हो जाएगा कि यू और वी किसके फंक्शन है, एक्स और वाई के फंक्शन हैं। ठीक है, तो ये था आपका एफ जेड। अब देखिए आप एफ जेड प्लस डेल्टा जेड फाइंड करिए। डेल्टा जेड क्या है, जेड में एक स्मॉल इंक्रीमेंट है। तो जब आप जेड में थोड़ा चेंज करेंगे, एक स्मॉल चेंज करेंगे, तो जेड में चेंज करने से आपका यू में भी चेंज होगा और वी में भी चेंज हो जाएगा। तो एफ जेड की वैल्यू थी आपकी यू प्लस आयोटा वी। तो जब इसमें आप डेल्टा जेड चेंज करेंगे, ठीक है, तो ये यू और वी में भी चेंज हो जाएगा। तो हम ये सपोज कर लेते हैं यू में जो चेंज हुआ वो यू प्लस डेल्टा यू हुआ, और v में जो चेंज हुआ वो v प्लस डेल्टा v चेंज हुआ। ठीक है, अब देखिए एक तो इक्वेशन आपके पास ये है और एक इक्वेशन ये है। इन दोनों इक्वेशंस को आपस में आप माइनस कर सकते हैं। तो देखिए मैं इस इक्वेशन से ये इक्वेशन माइनस करूँगा, तो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड, मैंने लेफ्ट साइड को माइनस कर दिया। अब देखिए राइट साइड को माइनस करूँगा, तो u प्लस डेल्टा यू प्लस आयोटा v प्लस डेल्टा v। अब इसमें से मैं ये माइनस कर दूंगा, तो माइनस यू माइनस आयोटा v। ठीक है, अब देखिए एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड इक्वल टू, आप इसमें से ये देखिए u से u कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से ये जो आयोटा v आएगा ये इस आयोटा v से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा डेल्टा u और यहाँ पर बचेगा आपका आयोटा डेल्टा v। ठीक है, तो इस स्टेप तक हम पहुँचते हैं। अब इसके बाद हम बोथ साइड डेल्टा जेड से डिवाइड कर देते हैं। तो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड, यहाँ पर भी हम डिवाइड कर सकते हैं किससे, डेल्टा जेड से, और यहाँ पर भी डिवाइड कर सकते हैं डेल्टा जेड से। ठीक है, तो ये हमने डेल्टा जेड से डिवाइड कर दिया बोथ साइड। ठीक है, अब हम
देखिए लिमिट लेंगे डेल्टा जेड टेंस टू जीरो। हम इस डेल्टा जेड जो है ये हमने एक स्मॉल चेंज किया है जेड में, स्मॉल चेंज किया है जेड में, इसका मतलब डेल्टा जेड किसे अप्रोच कर रहा है, जीरो को, क्योंकि जो चेंज किया है हमने वो बहुत माइनर है। तो हम लिमिट ले लेंगे यहाँ पर। तो लिमिट हम लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड इक्वल टू, यहाँ पर भी आप लिमिट ले सकते हैं, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, और ये हो जाएगा डेल्टा यू अपॉन डेल्टा जेड प्लस आयोटा डेल्टा बी अपॉन डेल्टा जेड। ठीक है, तो इस स्टेप तक पहुँचते हैं हम। ठीक है, अब इसके बाद देखिए होगा क्या कि मैंने आपको ये बताया था, ये किसकी डेफिनेशन है, ये फंक्शन के डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। ये क्या है, एफ डैश जेड है। अगर फंक्शन होता है आपका एफ जेड तो उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं आप, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। जैसे आप क्लास 12th में फाइंड करते थे एफ डैश एक्स, कैसे फाइंड करते थे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। तो ठीक है, यहाँ पर ये रियल वेरिएबल था, यहाँ ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की फॉर्म में ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली क्लास में। ठीक है, तो अब देखिए इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं एफ डैश जेड। तो इसे हम एफ डैश जेड लिख देंगे। तो देखिए इसे अब हम एफ डैश जेड लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड। तो ये हो जाएगा एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा जेड प्लस आयोटा डेल्टा बी अपॉन डेल्टा जेड। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था जेड इक्वल टू होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो डेल्टा जेड इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। और जब डेल्टा जेड टेंस करेगा जीरो को, मतलब डेल्टा जेड जीरो को अप्रोच करेगा, तो इसका रियल पार्ट भी जीरो को अप्रोच करेगा और इमेजिनरी पार्ट भी जीरो को अप्रोच करेगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट इसके प्लेस पर लिख सकते हैं डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई टेंस टू जीरो। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो और डेल्टा वाई टेंस टू जीरो। ठीक है, तो अब देखिए ये हो जाएगा आपका डेल्टा यू, डेल्टा जेड के प्लेस पर यहाँ पर पुट कर सकते हैं डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई प्लस आयोटा डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। अब देखिए ये जो है आपकी लिमिट है, टू वेरिएबल्स में है, और टू वेरिएबल्स की लिमिट्स को कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आपको यहाँ पर पाथ चूज करने होंगे। ठीक है, जो किसके अलोंग, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई टेंस टू जीरो, मतलब जो ओरिजिन से पास हो। ठीक है, ऐसा पाथ आपको लेना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम पाथ जो ले रहे हैं वो ले लेते हैं अलोंग रियल एक्सिस। ठीक है, हम रियल एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं, तो ये एक्सिस होता है आपका रियल एक्सिस एक्स एक्सिस, और ये होता है आपका इमेजिनरी एक्सिस। तो हम इसके अलोंग कोई पाथ ले रहे हैं, इस रियल एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो देखिए रियल एक्सिस पे क्या होता है, y इक्वल टू, जब रियल एक्सिस के अलोंग आप लेंगे तो रियल एक्सिस पे क्या होगा, रियल एक्सिस एक्स एक्सिस होता है, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू जीरो। तो इसका डेरिवेटिव इससे मिलेगा आपको डेल्टा वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो देखिए अब इस इक्वेशन में एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट, देखिए y तो आपका ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए डेल्टा यू अपॉन ये डेल्टा वाई भी ज़ीरो, तो यहाँ पर बचा डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स, और यहाँ पर बचेगा आपका आयोटा डेल्टा बी अपॉन, यहाँ पर ये टर्म जीरो हो जाएगी डेल्टा एक्स। अब जो वेरिएबल मिला आपको वो ओनली एक्स मिला है, तो यहाँ पर लिमिट जो लगाएंगे आप डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो लिख सकते हैं अब आप इसे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, अलग अलग लिख सकते हैं आप इसे, प्लस लिमिट आयोटा यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स। अब देखिए एफ डैश जेड ये जो होगा ये क्या है, ये डेरिवेटिव है किसका, u का, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। अब u कितने वेरिएबल्स में था, टू वेरिएबल्स में, x और y में, तो यानी ये कैसा डेरिवेटिव है, ये पार्शियल डेरिवेटिव है u का। तो आप इसे लिख सकते हैं डेल यू अपॉन
डेल एक्स, और इसको लिख सकते हैं आप, ये किसका डेरिवेटिव है, v का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, तो डेल v अपॉन डेल x, ठीक है। इसे इक्वेशन आप 1 बोल देंगे, ठीक है। अब देखिए ये इक्वेशन आपकी 1 हो जाएगी। तो ये पाथ लिया था आपने एलोंग रियल एक्सिस, अब की बार आप एलोंग वाई एक्सिस पाथ लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एलोंग इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस कौन सा होता है, ये वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू 0, तो इससे आपका डेल्टा एक्स में क्या मिलेगा, 0। अब देखिए फिर से इसी इक्वेशन को लेंगे हम यहाँ पर, तो एफ डैश जेड इक्वल टू मिलेगा लिमिट, ये देखिए आप यहाँ पर डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा ये, तो यहाँ पर बचेगा डेल्टा यू अपॉन आयोटा डेल्टा वाई, प्लस यहाँ पर देखिए ये डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा, तो यहाँ आयोटा डेल्टा वाई बचेगा, आयोटा से आयोटा कैंसिल, तो यहाँ मिलेगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है। अब ये किस में है, एक्स वेरिएबल एक्स के प्लेस पे तो आपने पुट कर दिया गया है डेल्टा एक्स के प्लेस पे, ठीक है। तो अब लिमिट किसकी लिखी जाएगी यहाँ पर, डेल्टा वाई टेंस टू 0, ठीक है। अब देखिए अब इसे अलग अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, तो लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0। अब देखिए ये आयोटा अपॉन में है, तो इसे आप डिनोमिनेटर से रिमूव करेंगे, तो आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर आयोटा से करिए तो आयोटा, और यहाँ पर जब आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर होता है -1, वो यहाँ बाहर लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हो गया डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई, प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है। अब देखिए अब अगर हम देखें तो एफ डैश जेड माइनस ये जो वैल्यू है, ये आयोटा तो बाहर आप ले सकते हैं, तो माइनस आयोटा हो जाएगा यहाँ पर, और ये जो है डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई, इस पर लिमिट लगी हुई है डेल्टा वाई टेंस टू 0, ये डेरिवेटिव है किसका, यू का, किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, तो इसे आप लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल वाई, प्लस ये किसका डेरिवेटिव है, वी का डेरिवेटिव है, किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, तो इसे लिख सकते हैं डेल वी अपॉन डेल वाई। ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए दोनों ही किसकी वैल्यू है, एफ डैश जेड की वैल्यू है, यानी ये भी डेरिवेटिव है फंक्शन का और ये भी डेरिवेटिव है फंक्शन का, और जब फंक्शन जो है वो एनालिटिक है, तो यानी कहने का मतलब जो है फंक्शन जो डिफरेंशिएबल भी है, और जब डिफरेंशिएबल है फंक्शन तो उसका जो डेरिवेटिव है वो कैसा होगा, यूनिक होगा, यानी एफ डैश जेड की जो वैल्यू होगी वो सेम ही होगी, चाहे किसी भी पाथ से लें आप, चाहे रियल एक्सेस से लें या फिर इमेजिनरी एक्सेस से लें, यानी ये दोनों इक्वल ही होंगी। तो आप लिख सकते हैं बिकॉज एफ जेड इज एनालिटिक, सो बोथ एफ डैश जेड मस्ट बी इक्वल, दोनों इक्वल होंगे, तो इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई, दोनों को हमने इक्वल कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद, अब मैंने बताया था दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं आपके कब इक्वल होते हैं, जब उनके रियल पार्ट भी इक्वल हों और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल हों। तो अब आप इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर सकते हैं। तो ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अब आप इक्वेट कर देंगे, मतलब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए लेफ्ट साइड में जो रियल पार्ट है आपका वो ये है डेल यू अपॉन डेल एक्स, और राइट साइड में जो रियल पार्ट है वो ये है, मतलब जिसमें आयोटा नहीं है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल मिला, डेल वी अपॉन डेल वाई के, एंड यहाँ पर देखिए ये डेल यू अपॉन डेल वाई किसके इक्वल है, ये माइनस का है, और किसके इक्वल है, डेल वी अपॉन डेल एक्स के, या फिर आप बोल सकते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, एंड
इसमें माइनस को इस साइड शिफ्ट कर सकते हैं, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है। या फिर इसे आप लिख सकते हैं यू एक्स मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एंड ये वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू वी एक्स, एंड दीज आर नॉन एज सी आर इक्वेशंस। यही क्या बोली जाती हैं आपकी, सी आर इक्वेशंस बोली जाती हैं। तो ये क्या है, किसी फंक्शन के एनालिटिक होने की नेसेसरी कंडीशन है। मतलब अगर कोई फंक्शन आपका एफ जेड है u प्लस आयोटा वी, ठीक है, तो अगर ये फंक्शन एनालिटिक है तो ये 100% श्योर है कि इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में ये दोनों इक्वेशंस बनेंगी 100%, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि अगर ये इक्वेशंस बन रही हैं, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं कि यू और वी दोनों इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ये एनालिटिक होगा, बिकॉज ये नेसेसरी कंडीशन है, सफिशेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर ये एनालिटिक है तो ये इक्वेशन 100% सेटिस्फाई होंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इक्वेशन अगर यू और वी में सेटिस्फाई हो रही हैं तो वो फंक्शन एफ जेड हो, ठीक है। तो अब देखिए ये थी नेसेसरी कंडीशन किसी फंक्शन के एनालिटिक होने की। अब इसकी सफिशिएंट कंडीशंस को हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है किसी फंक्शन एफ जेड के एनालिटिक होने के लिए, ठीक है। द सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी टू बी एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स इन अ रीजन आर आर डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। एंड देन ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं आपके यू और वी के एक्स और वाई के रेस्पेक्ट्स में, ये कैसे होने चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए उस रीजन में। तो कहने का मतलब सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि अगर कोई पर्टिकुलर रीजन है आपके पास ये, ठीक है, और इसमें ये फंक्शन एफ जेड एनालिटिक कब होगा कि सबसे पहली बात तो ये जो सी आर इक्वेशंस हैं ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। उसके बाद ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएं इस रीजन में। तो कहने का मतलब जो फंक्शन है आपका वो 100% एनालिटिक फंक्शन होगा। तो कहने का मतलब ये सफिशिएंट कंडीशन है। अगर सी आर इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो जाती है और ये पार्शियल डेरिवेटिव्स कैसे हैं, कॉन्टिन्यूअस हैं, तो कहने का मतलब फंक्शन आपका 100% कॉन्टिन्यूअस होगा, ये सफिशिएंट कंडीशन होगी। लेकिन वहाँ पर सी आर इक्वेशन के सेटिस्फाई होने से फंक्शन एनालिटिक हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो नेसेसरी कंडीशन थी, ठीक है। तो ये है सफिशिएंट कंडीशन। तो देखिए इस सफिशिएंट कंडीशन में हम क्या प्रूफ करेंगे, हम ये लेकर चलेंगे कि हमारे पास एक फंक्शन जो होगा एफ जेड, उसे हम ये मान के चलेंगे कि एक हमारे पास सिंगल वैल्यूड फंक्शन है एफ जेड, और उसके लिए सी आर इक्वेशंस जो हैं सेटिस्फाई हो रही हैं, ठीक है। और अगर ये डेरिवेटिव जो है अगर वो एनालिटिक फंक्शन है हमारा, ठीक है, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव्स कैसे होंगे, कॉन्टिन्यूअस होंगे, ठीक है। किस रीजन में, इस रीजन में, जिस रीजन में हमें चेक करना है कि फंक्शन जो है हमारा वो एनालिटिक फंक्शन है या नहीं, ठीक है। तो देखिए इनका अब हम प्रूफ करेंगे। तो हम इस बार फंक्शन को एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन लेकर चलेंगे और ये मानकर चलेंगे कि जो फंक्शन है हमारा, ठीक है, वो सी आर इक्वेशंस को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद जब वो सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम ये देखेंगे, हम ये प्रूफ करेंगे कि अगर फंक्शन एनालिटिक है तो वो पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हैं इसके ये भी कॉन्टिन्यूअस होंगे, ठीक है। तो देखिए इसका प्रूफ कर लेते हैं। तो देखिए हम एक फंक्शन ले लेते हैं, लेट एफ जेड बी अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन, और एफ जेड को हम क्या बोल देते हैं, एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। तो आप इसे बोल सकते हैं कि लेट एफ जेड
इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी बी अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन हैविंग partial derivatives del u upon del x, del u upon del y, del v upon del x and del v upon del y in region R। ठीक है, तो उस रीजन में फंक्शन में जो u और v हैं उनके पार्शियल डेरिवेटिव्स भी एग्जिस्ट करते हैं, हमने सपोज कर लिया है। ठीक है, अब देखिए, अब जब फंक्शन है ये सी आर इक्वेशंस जो हैं वो कैसी होंगी, सेटिस्फाई होंगी। ठीक है, तो क्योंकि हम फंक्शन को ये मान के चल रहे हैं कि ये सिंगल वैल्यूड एनालिटिक फंक्शन है, तो देखिए सी आर इक्वेशंस क्या होंगी, इसके लिए सेटिस्फाई होंगी। तो हम लिख सकते हैं द सी आर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। ठीक है, तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड होंगी, मतलब डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू होगा डेल वी अपॉन डेल वाई के, और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू होगा माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स के। इसे हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, बाद में इसकी हम हेल्प लेंगे। अब देखिए एफ जेड जो है हमारा, वो है हमारा यू प्लस आयोटा बी, और यू का मतलब क्या है कि ये भी फंक्शन है किसका, एक्स और वाई का, और बी जो है ये भी किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का फंक्शन है। ठीक है, अब फिर से हम इस एफ जेड में जो फंक्शन है, इस जेड में थोड़ा सा स्मॉल चेंज करेंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, जेड प्लस डेल्टा जेड। अब जब जेड में हम चेंज करेंगे तो उससे यू और वी दोनों में चेंज होगा, तो हम ये जेड में चेंज होगा यानी एक्स और वाई दोनों में चेंज होगा, तो यू वी में भी चेंज होगा। तो हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं कि एक्स में जो चेंज हुआ है वो डेल्टा एक्स हुआ है, और वाई में जो चेंज हुआ है वो डेल्टा वाई हुआ है। ठीक है, ठीक। अब देखिए, अब आप इसमें आपने टेलर सीरीज आपने स्टडी की है, तो टेलर सीरीज की हम हेल्प लेंगे। तो देखिए ये एफ जेड प्लस डेल्टा जेड है, इस टर्म को हम टेलर सीरीज से एक्सपेंड करेंगे। तो देखिए टेलर सीरीज क्या होती है, आपने स्टडी की है, एफ ए प्लस एच बी प्लस के इस टाइप से होती थी। ठीक है, तो ये और यहाँ पर आपने ये भी स्टडी किया था एक्स प्लस एच और वाई प्लस के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्स के प्लेस पर एक्स, एच और के का वर्क यहाँ पर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई करेगा। तो देखिए इसे आप टेलर सीरीज से लिख सकते हैं, यू एक्स कोमा वाई प्लस प्लस आप इसके डेरिवेटिव्स लेंगे, तो आप लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस यहाँ पर डेल्टा एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई, और यहाँ पर डेल्टा वाई। इस तरह से ये टेलर सीरीज आपकी होती थी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। तो इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये टेलर सीरीज से एक्सपेंड होगा। अब सिमिलरली आप इसे भी एक्सपेंड कर सकते हैं टेलर सीरीज से, तो आयोटा के बाद इसे लिख सकते हैं आप वी एक्स कोमा वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स डेल्टा एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई डेल्टा वाई एंड सोन। मैंने 2 टर्म्स तक ही इस सीरीज को ओपन किया है। ठीक है, तो ये किससे आया हमारा, ये टेलर सीरीज से आया। अब इसके बाद हम देखेंगे, तो देखिए अब हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो देखिए एफ जेड प्लस डेल्टा जेड जो आएगा, इसमें से देखिए हम रियल और इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पर ये रियल पार्ट है को एक्सपेंड किया है, ये इमेजिनरी पार्ट को अभी नहीं कंबाइन करेंगे, इस टर्म को इस टर्म के साथ ले लेते हैं। तो यू एक्स कोमा वाई प्लस यहाँ से मिल जाएगा आयोटा वी एक्स कोमा वाई, हमने फर्स्ट टर्म ऐड कर दी। उसके बाद प्लस हम ये सेकंड टर्म को ऐड करेंगे। तो देखिए जब सेकंड टर्म को आप ऐड करोगे तो ये आएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये डेल्टा एक्स दोनों टर्म से कॉमन आ जाएगा, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस यहाँ से आयोटा आएगा, तो आयोटा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स
डेल एक्स डेल्टा एक्स, ठीक है, प्लस अब ये टर्म्स ऐड कर लेंगे हम जो वाई वाली टर्म्स हैं, ठीक है। तो देखिए ये कितना हो जाएगी, डेल यू अपॉन डेल वाई, ये डेल्टा वाई, प्लस यहाँ से आयोटा आएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो आयोटा डेल वी अपॉन डेल वाई डेल्टा वाई एंड सोन, बाकी टर्म्स चलती रहेगी, ठीक है। अब उसके बाद देखिए एफ जेड प्लस डेल्टा जेड इक्वल टू, देखिए ये यू एक्स प्लस आयोटा वी क्या होता है, ये फंक्शन था हमारा, तो इसके प्लेस पे तो आप लिख सकते हैं एफ जेड। और देखिए इसमें से आप डेल्टा एक्स कॉमन ले लें इस साइड, तो ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स, और ये डेल्टा एक्स। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका, इसमें से डेल्टा वाई कॉमन लेंगे तो डेल यू अपॉन डेल वाई डेल्टा वाई, ये तो कॉमन ले लिया हमने, प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल वाई डेल्टा वाई, ठीक है। अब देखिए हमारे पास बाकी और जो टर्म्स हैं, ठीक है, उन टर्म्स को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी टर्म्स को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए तो ये हो जाएगा एफ जेड प्लस डेल्टा जेड, और इस एफ जेड को इस साइड ले आइए तो माइनस एफ जेड। अब ये देखिए ये है आपका डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये है डेल वी अपॉन डेल एक्स, तो दोनों फैक्टर को हमें सेम करना है। तो देखिए सेम कैसे करें हम, तो यहाँ पर हम सी आर इक्वेशंस की हेल्प लेंगे, बिकॉज फंक्शन एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा ही, ठीक है। तो देखिए ये डेल यू अपॉन डेल एक्स है आपका, प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स है, ये डेल्टा एक्स। अब यहाँ पर इसे चेंज कर दीजिए आप, डेल यू अपॉन डेल वाई को क्या लिख सकते हैं आप, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, और यहाँ पर प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल वाई को क्या लिख सकते हैं आप, डेल वी अपॉन डेल वाई को लिख सकते हैं आप डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है, डेल्टा वाई। ये सी आर इक्वेशन से आपने चेंज किया। अब देखिए एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड इक्वल टू मिला आपका ये डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स डेल्टा एक्स। यहाँ पर ये है आपका -1, तो -1 को आप लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर, तो ये हो गया डेल वी अपॉन डेल एक्स, और ये हो गया आपका आयोटा डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल्टा वाई, ठीक है। अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे। एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड इक्वल टू, ये हो गया आपका डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये डेल्टा एक्स। अब देखिए इससे आयोटा कॉमन लेंगे हम, तो ये हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल एक्स आयोटा, इसे मैं पहले भी लिख सकता हूँ, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये आयोटा तो बाहर, यहाँ पर एक आयोटा बचेगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स, और ये डेल्टा वाई। अब देखिए इन दोनों टर्म्स में ये फिर से कॉमन आ जाएगा ये फैक्टर, तो आप लिख सकते हैं एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड इक्वल टू, ये कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स, और यहाँ पर ये आ जाएगा आपका डेल्टा एक्स बचा, और यहाँ पर आयोटा डेल्टा वाई बचा, ठीक है। तो ये हुआ एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड, ये हुआ डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब देखिए डेल्टा एक्स प्लस डेल आयोटा डेल्टा वाई को आप लिख सकते हैं, बिकॉज जेड इक्वल टू ये होता है, और अगर आप ये डेल्टा जेड फाइंड करें तो डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई हो जाता है, तो यानी इसके प्लेस पे आप डेल्टा जेड लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप लेंगे, तो देखिए इस स्टेप के बाद हम ये जो डेल्टा जेड है इसे इस साइड ले आएंगे, तो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड इक्वल टू मिला आपका डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब देखिए जो डेल्टा जेड है ये अप्रोच करेगा किसे,
जीरो को, ठीक है। ये तो एक माइनर चेंज है, तो आप इसे लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो भी लिख सकते हैं। तो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड इक्वल टू ये होगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब देखिए ये क्या है, ये फंक्शन अगर आपके पास एफ जेड है तो ये उसका डेरिवेटिव है, ये मैंने बताया था आपको डिफरेंशियबिलिटी में, ठीक है। तो इसे आप लिख सकते हैं एफ डैश जेड इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये इक्वेशन नंबर 2, बिकॉज इक्वेशन नंबर 1 पहले हम बना चुके हैं। अब इसके बाद देखिए अब फंक्शन आपका एनालिटिक था तो वो डिफरेंशिएबल भी होगा, तो इसका मतलब एफ जेड इससे पहले अब ये देखिए एफ डैश जेड है, उस चीज़ को हम बाद में यूज़ करेंगे, पहले एफ डैश जेड है ये। अब इसमें हम सी आर इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स को क्या लिख सकते हैं, डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल वी अपॉन डेल एक्स को लिख सकते हैं माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है। तो ये इक्वेशन 3 हो जाएगी। अब देखिए एफ जेड जो है वो एनालिटिक है, तो एफ जेड जो है वो डिफरेंशिएबल भी होगा, तो एफ जेड इज डिफरेंशिएबल। तो जब एफ डैश डिफरेंशिएबल होगा तो कहने का मतलब जो एफ डैश जेड की वैल्यू है वो क्या होगी, यूनिक होगी, और जब एफ डैश जेड की वैल्यू यूनिक होगी तो इसका मतलब क्या है, वो कब होगी, जब डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल वाई क्या होंगे, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होंगे। बिकॉज क्योंकि एफ डैश जेड ये डिफरेंशिएबल है, अगर एफ जेड तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, और डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा तो इसका मतलब मैंने बताया था अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही, और जब ये कॉन्टिन्यूअस होगा तो ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं ये भी कैसे होंगे, कॉन्टिन्यूअस होंगे। तो आप लिख सकते हैं हैंस डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई डेल वी अपॉन डेल वाई आर continuous functions in the region R। जो रीजन R था जिसमें हमें चेक करना था फंक्शन को, ठीक है, तो उसमें फंक्शन कैसे हो जाएंगे, कॉन्टिन्यूअस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थी सफिशिएंट कंडीशन किसी फंक्शन एफ जेड की एनालिटिक होने की, ठीक है। तो सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि अगर कोई फंक्शन एफ जेड है हमारा, वो सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर देता है, और उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हैं उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स के उस फंक्शन के, यानी u और v के जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल वी अपॉन डेल वाई, अगर ये कैसे हैं, कॉन्टिन्यूअस हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि फंक्शन जो होगा वो 100% एनालिटिक फंक्शन होगा, अगर ये दोनों कंडीशंस जो हैं सेटिस्फाई होती हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव्स भी कंटिन्यूअस हैं और सी आर इक्वेशंस भी सेटिस्फाई होती है। तो ठीक है, तो आज हमने एनालिटिक फंक्शंस को समझा, उसके बाद हमने एंटायर फंक्शंस को समझा, ठीक है। कुछ हमने इम्पोर्टेंट बातें भी उसमें समझी कि अगर कोई फंक्शन एंटायर है तो वो एनालिटिक होगा ही, इस तरह के कुछ मेन पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने किसी फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स के एनालिटिक होने की नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस को डिस्कस किया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर न्यूमेरिकल्स लेंगे, हम उसमें कुछ फंक्शंस लेंगे और उन्हें ये चेक करेंगे कि वो कॉन्टिन्यूअस वो एनालिटिक फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। ओके।